हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है न्यू होप फॉर ऑटिज्म चाइल्ड। तो ये ऑटिज्म चाइल्ड क्या है, इसका क्या अर्ली साइन सिम्टम्स है, इसमें फैमिली का रोल क्या है, इसमें कौन से होम मेडिसिन बनता है, कितना सक्सेसफुल रेट है कि जैसे बच्चे ये ऑटिस्टिक में से बाहर निकल जाते हैं और नॉर्मल भी बनते हैं, और क्या होम्योपैथिक में बेस्ट उपचार है। तो आज का वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। मित्रों, जब हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना, एक छोटा, जब बेबी बॉय या बेबी गर्ल का जब जन्म होता है तो घर में खुशी का वातावरण हो जाता है, सब लोगों में हैप्पीनेस हो जाता है कि चलो घर में एक व्यक्ति का वेलकम हुआ है, और बड़े लोग भी खुश हो जाते हैं, पेरेंट भी खुश हो जाता है कि चलो एक हमारा घर में एक मेहमान आया है, तो सबको स्वागत करते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको फिजिकली और मेंटली कुछ दिक्कतें आ जाती है, तब सारा फैमिली, पेरेंट्स सब टेंशन में आ जाते हैं, और भगवान के पास बोलते हैं, हे ईश्वर, आपने क्या कर दिया, बच्चा तो दिया पर बच्चा में कुछ एबिलिटी नहीं है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तब एक फैमिली में टेंशन हो जाता है। ऐसे एक रोग है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। ऐसे तो ये ऑटिज्म ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अभी तक उसका कोई कॉज मालूम नहीं हुआ है, पर उसको अलग अलग परिभाषा में पहचाना जाता है। कई बार उसको ASD बोलता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलता है, कई बार ADHD भी बोला जाता है, कई बार हाइपर एक्टिव चाइल्ड भी बोला जाता है, कई बार ऑटिस्टिक चाइल्ड भी बोला जाता है। जो छोटे छोटे जो सेंटर होते हैं जहाँ लोग को मालूम नहीं है, तो लोग उसको चाइल्ड को मैडनेस भी बोलता है, कई बार तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे परिभाषा बोला जाता है। तो जब ऐसे बच्चा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता आता है, और इसमें अर्ली साइन में वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, अच्छी तरह बोल नहीं पाता है, तब पेरेंट्स को वरीड हो जाता है, और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर बोलता है कि इसके कोई दवा नहीं है, तब ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे जो डिजीज़ है उसको ऑटिज्म बोलते हैं। ये ऑटिज्म 2 साल के बाद मेरे पास एक चाइल्ड आया था, मैंने उनको बोला था कि आप एक वीडियो में आपके बच्चे के बारे में बताइए कि 2 साल से आपने जो ट्रीटमेंट लिया और आपका बच्चा स्वस्थ हो गया और अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तो उन्होंने प्रेम से मना किया था कि डॉक्टर साहब, आपका आभार है, आपने अच्छी तरह ट्रीटमेंट दिया है, पर मैं मेरा बच्चे को लाइव नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ओके। तो मैं ये बच्चे की एक हिस्ट्री बताता हूँ। ये बच्चा 11 साल है, वो 2 साल पहले हमारी ट्रीटमेंट लिया था। बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं जाता था, कुछ सेंटर में जाता था, और बहुत सारे पेशेंट ने, उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किया। तो somebody इज़ रिकमेंडेड टू माई नेम्स। मैंने उनको पहले मेंटली प्रिपेयर किया कि आप पहले 6 मंथ दवा लीजिए, बाद में 1 साल लीजिए, 1.5 साल लीजिए। बाद में पेशेंट और पेरेंट भी हैप्पी हो गया कि नहीं, हमको आपकी कंटिन्यूस दवा करने का है। अभी पेशेंट, उसको जो हाइपर एक्टिवनेस था वो चला गया है, उसको स्लीप डिसऑर्डर था वो चला गया है, उसको जो छोटी छोटी तकलीफें रहती थी ये सब कुछ उसको अच्छा हो गया है। अभी चाइल्ड 70-80% अच्छा हो गया है। उसके वहीं जो हैदराबाद में जो चाइल्ड रहता है, उसको अभी नॉर्मल स्कूल में उनको एडमिशन दिया गया है। अभी उनको थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा लेट मालूम पड़ता है, पर ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। तो अभी भी वो दवा चालू है। ये बच्चा 80-90% अच्छा हो गया है। मैंने 35 साल में
ऑटिस्टिक चाइल्ड 2000 से 3000 जितने पेशेंट मैंने देखा है, सब पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। 30-40% जो हम बोलते हैं ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ऐसे बच्चे में से 10 से 15% बच्चे कोई अच्छे हुए हैं, कहीं पार्टली अच्छे हुए हैं, कहीं उसको और भी जो प्रॉब्लम था वो रिकवर हुआ है, कई बार बीच में से छोड़ देते हैं पेरेंट। तो ये डिफरेंट टू एकदम वेरिएंट करता है। तो आज उसका कौन सा सिम्टम्स होता है, तो अर्ली साइन में तो ये जो बच्चा होता है फेस ट्विस्टिंग करता है बार बार, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। आप उसके नाम से बोला हो पीछे से तो तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर आप जोश से बोलो तो ये फियर कॉम्प्लेक्स से आपके सामने 10 बार बोलो तो एक बार वो सुनता है, पर रिकॉग्नाइजेशन से नहीं हो, फियर कॉम्प्लेक्स से उसका फादर का कोई फियर रहता है या उसका मदर का कोई फियर रहता है। तो इसके जरिए वो कम्युनिकेट कर पाता है और थोड़ा कम्युनिकेट कर पाता है। 10 मिनट में वो बोलता है, 10 बार बोलो तो एक ही बार ये कम्युनिकेट करता है। वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। एक ही वर्ड वो कंटिन्यूस बोलेगा, आप बोलोगे तो वो सेम टू सेम वर्ड बोलेगा। एक ही एक्शन आप करोगे तो वो वैसा एक्शन करेगा। वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे बैठता नहीं है। और उसकी जो जिद पूरी नहीं होती तो ये तोड़ फोड़ भी कर सकता है। आपका मोबाइल भी पानी में डाल सकता है या बारी बार भी फेंक सकता है, टीवी भी तोड़ सकता है। पर उसका इंटरेस्ट का जो चीज़ होती है, सपोज आपको बाहर जाने का है तो वो बाहर जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको चॉकलेट खाने का है तो उसका जो इंटरेस्ट की बात होता है तो ये तुरंत फॉलो करेगा। ऐसे बच्चों को मैं स्कूल में भी जाना मुश्किल होता है कि स्कूल में कम्युनिकेट नहीं करता है, बात नहीं करता है। पेरेंट के साथ उसको मामा काका पापा को पहचानने में वो तकलीफ करता है। जो करेंसी नोट है जो छोटे बड़े होते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, मैथ्स कैलकुलेट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में मेमोरी कम होती है। स्लीप का उसका प्रॉब्लम रहता है, जब भी स्लीप करे तो बहुत सारी तकलीफ के बाद वो स्लीप करता है, रात में उठ जाता है, ये रेस्टलेसनेस हो जाता है। ऐसे बच्चों को साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल होता है, तोड़ फोड़ बच्चों के साथ करता है, बच्चों को मारता है। ऐसा उसका बिहेवियर पैटर्न रहता है और उनकी खुद की दुनिया में ये जीता रहता है बच्चा। और बच्चे को उसको इंटरेस्ट नहीं होता है कि पापा आए मम्मी आए बाय बाय करो टाटा करो, ऐसे बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका ब्रेन का विकास इनकोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तब आधुनिक साइंस में बोला जाता है कि भाई इसमें ये नहीं हो सकता है और जिंदगी भर ऐसा बच्चा रहता है। तब पेरेंट फ्रस्ट्रेट आ जाता है। तो ऐसे केस में फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं, तो आपको ऐसे बच्चों की दवा करना चाहिए। इससे पहले उसको होम अटैचमेंट की परिभाषा करना चाहिए। क्या है मैं बताता हूं। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है इसकी खुद की लैंग्वेज में बात कीजिए। अभी क्या बोलता है कि जब पेरेंट्स बच्चा बड़ा होता है तो टाटा बोलो, अंकल बोलो, आंटी बोलो। तो ऐसा जो लैंग्वेज होता है कई बार उसका ब्रेन समझने में मुश्किल हो जाता है। पर पापा है, दादा है, मासा है, ऐसे जो लैंग्वेज में उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, उनका मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज में बात कीजिए। दूसरा उसका जो सोशल गैदरिंग फैक्टर में है, तो ऐसे बच्चों को उनके ग्रैंडफादर नाना नानी के पास रखिए या दादा दादी के पास रखिए। जैसे ये बच्चा वो नाना नानी और दादा दादी जैसे प्रेम करते हैं ऐसे उनके पेरेंट्स प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ नहीं बोलता है तो ये तुरंत मार धाड़ बच्चे पर कर देता है। पर नाना नानी उसके साथ बात करता है
अच्छी तरह उसको अफेक्शन विथ लव करता है, ऐसे बच्चों को छाती में आप दबाइए और प्रेम से उसको हाथ हाथ फिराइए, उसके साथ शेंग हिट करिए, क्योंकि कुदरत ने उसको एक अंक कमती दिया है, तो इसमें कोई वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चों में आप दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। ऐसे पेरेंट्स, भले ही वो स्लो है, बच्चा हमारा है और प्रेशियस है, और ये बच्चे में हम कुछ जैविक क्रिया कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों में छोटी छोटी पोयम होती है। जैसे हम छोटे स्कूल में पढ़ते, जब कोई पोयम बुलाते या आप कोई भगवान में वर्शिप करते हैं, उनका सपोज गायत्री मंत्र है या आपका कोई मंत्र है जो है सब लोग समूह में बोलते, या उसको ओमकार बुलाइए, पर संस्कृत वर्ड उसको बुलाइए। ऐसा माना गया है कि ओमकार और संस्कृत जो वर्ड होता है, ये हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन और खून का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और खून का और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो ये नर्वाइन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में आप रेसिंग में नहीं डालिए बच्चों को, और आप भी जो आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप खुद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको अलग अलग इंटरेस्ट बताइए, बाहर जाके उसको बताइए कि दिस इज़ अ काऊ, ये गाय है। काऊ मत बोलिए, ये गाय है ऐसा बोलिए, आपकी लैंग्वेज में बात कीजिए। कि जो मदर टंग होता है ग्रास्पिंग जल्दी से करेगा, जो बस होता है या भरत गाड़ा होता है या बकरी जैसा होता है, तो आपकी लैंग्वेज में उसको बात करने का सिखाइए, ये झड़प से सीखेगा। एरोप्लेन बताइए, चांदा मामा बताइए, सूरज दादा बताइए, ऐसे लैंग्वेज में उनके साथ बात कीजिए। उनको ऐसे बोलिए नहीं कि दिस इज अ मून या दिस इज अ सन, क्योंकि बच्चे के मदर टंग्स में वो झड़प से वो डेवलप हो सकता है। तो ऐसे परिभाषा में मैं आपको समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे बच्चों को आप आपकी खुद की मदर टंग में बात कीजिए। सपोज आप गुजराती है तो गुजराती में ही बात कीजिए, नो इंग्लिश वर्ड। सपोज आप हिंदी में है तो प्योर हिंदी में ही बात कीजिए, जैसे गांव के लोग करते हैं, देहाती लोग करते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो नर्वाइन टॉनिक्स होता है, जो नर्वाइन स्टिमुलेंट होता है, वेरी एक्टिव हो जाता है और ये बच्चे झड़प से ग्रास्प करते हैं। सेकेंड थिंग, ऐसे बच्चों को आप कुछ म्यूजिक सिस्टम डेवलप कीजिए, म्यूजिक खेलने को बुलाइए, म्यूजिक बजाने को बुलाइए, क्योंकि उसमें एक शक्ति है। मेरे पास एक चाइल्ड था, मैंने ऑटिस्टिक चाइल्ड था, तो वो भी बहुत 17-18 ईयर्स ओल्ड था। तो पेरेंट्स ने उसको ऐसे हॉस्टल में रख दिया था, क्योंकि घर में सब लोगों के साथ मारझूट करते थे, नॉर्मल बच्चों को तकलीफ रहती थी। तब हमने उसको बोला कि उसमें कोई स्केल होएगा, तो हमने बोला कि आप उसको साइकिलिंग दीजिए। तो वो बच्चा तो 15-17 साल का था, उन्होंने 6 मंथ दवा तो किया, तो वो साइकिल चलाने लगा। उनका कैंपस इतना बड़ा था, ये 1-1.5 घंटा साइकिलिंग चलाने लगा, और उसको मेंटल में बहुत परिवर्तन हुआ। बेड लक से वो पेरेंट्स मेरी दवा नहीं कर पाए, पर जब भी मेरे पास आता था तब बोलता सर ये 1-2 घंटा साइकिल चला लेता है, अच्छी स्पीड से चला लेता है, कंट्रोल भी करता है, ये जहाँ भी नहीं जाने का है नहीं जा सकता है, ये अच्छी तरह टर्निंग लेता है, स्पीड से भागता है। ये पहले नहीं करता था, पर साइकिलिंग की एक्टिविटीज से ऐसे बच्चों में ग्रोथ आ सकता है। सेकेंड थिंग, कोई म्यूजिक में कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कई बार ड्राइंग में एक्सपर्ट हो सकता है। आप देखो, ऐसे बच्चा ऑलवेज प्रेशियस होता है, भले स्टडी में नहीं हो सकता है तो दूसरी एक्टिविटी में ही होता है। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। ये लास्ट जब ओलंपिक था तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड, पर उन्होंने स्विंग चालू किया तो ऑटिस्टिक निकल गया और नॉर्मल हो गए, और वर्ल्ड में उन्होंने बहुत सारे जो स्विमिंग के उनके नाम पर जो रिकॉर्ड है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा जो भी ऑटिस्टिक है ये प्रेशियस चाइल्ड है, उसके लिए थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को आप हाई प्रोटीन डाइट मत दीजिए एंड शुगर कट ऑफ कीजिए।
मित्रों, ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उसको हाई प्रोटीन डाइट या शुगर कम देने से उसका जो हाइपर एक्टिवनेस कम हो जाता है, हद तक नीचे आ सकता है। आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा हाइपर है तो चलो चॉकलेट देते हैं या उसको कुछ स्वीट देते हैं शांत हो जाए, ऐसा नहीं है। इससे ऊपर उसका वेट गेन करेगा और शुगर की वजह से उनका जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो और बढ़ेगा और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ब्लास्टर दवा है। पहले मैं आपको सजेशन करता हूँ कि ये जो रोग है ये चैलेंजेबल डिजीज़ है, तो कोई एमडी जो डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, इनकी निगरानी में ही दवा लेना चाहिए। मैं आपको आपके एजुकेशन के लिए आपको 8-10 दवा का नाम देता हूँ, पर ये आप खुद ट्रीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये साइंस इंडिविजुअल साइंस है। तो फिर भी जो बेराटा म्यूर है, बेराटा कार्ब है, आर्सेनिकाल्ब है, कैल्केरिया कार्ब है, फेरम फॉस है, मेडोरिनम है, और जो हम एलएम पोटेंसी में कई बार कैल्केरिया कार्ब 0.1 से स्टार्ट करते हैं, बेराटा म्यूर 0.1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एलएम पोटेंसी का रोग ज़्यादा होता है। जो हमने जो एक्सरसाइज बताया है ये भी खुद आप कर सकते हैं आपके बच्चे के साथ। तो ऐसे अनचलेबल जो डिजीज़ होते हैं ये बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें कोई होप घुमाने की जगह नहीं है और फर्स्टेड होने की पेरेंट को कोई ये नहीं है। आप खुद आपके बच्चे को ट्रीट करने के लिए आप सक्षम है। कई सारे होम्योपैथिक में दवा है, थोड़ा टाइम दीजिए और आप दवा करोगे तो आपका बच्चा 25% से 50% तो ठीक हो सकता है। उनको खुद के जात को संभाल कर सकता है, इतना तो कर सकता है। सपोज कई बार वो एजुकेशन में लर्निंग नहीं हो सकता है, पर ये म्यूज़िक में हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये न्यू होप के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आपका बच्चे को ऐसे जो ईश्वर ने उसको एक अंग कम दिया है तो इसमें आप सहायक रूप होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।